सभी का एमआरवाई स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कल हमने एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम पढ़ लिया था, तो उन्हीं एग्रीगेट को आज हम अप्लाई करते हैं अपने कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। ठीक है, तो एस्टिमेशन या फिर कैलकुलेशन जो होती है नेशनल इनकम की, वो तीन तरीके से होती है। हमारे पास तीन मेथड्स हैं। ठीक है, वे आर द तीन मेथड्स: प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं इसको, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दूसरा है हमारा इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। जब मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी इनकम है वो तीन जगहों से सर्कुलेट होकर जाती है। पहला प्रोडक्शन यूनिट से, दूसरा फैक्टर इनकम से, और तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तीन तरीके से वो सर्कुलेट होकर जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट से जब वो होकर जाती है तो उसमें हम बोलते हैं उसको प्रोडक्ट मेथड। जब वो फैक्टर इनकम में आती है तो उसको बोलते हैं हम इनकम मेथड। और जब वो एक्सपेंडिचर में चली जाती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के बोल रहा हूं मैं, तब वो हो जाती है हमारी एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड क्या है हमारा, या फिर वैल्यू एडेड मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड इज दैट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम। अब भाई हम क्या निकालते हैं इन सारे मेथड से? हम निकालते हैं जीडीपी। क्या निकालते हैं हम? जीडीपी। ठीक है, जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, जीडीपी किस उस पे निकालते हैं, मतलब कि इसमें अलग निकाली जाती जीडीपी, इसमें अलग निकाली जाती, इसमें अलग निकाली जाती। तो जो हमारा प्रोडक्ट मेथड है उस पर जीडीपी किस पर निकाली जाती है? वो निकाली जाती है हमारी मार्केट प्राइस पे, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब भाई जीडीपी है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही होगी ना, क्योंकि मैंने बताया था कि जो डीपी का कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट है, वो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी से। और जो हमारा नेशनल वाला कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री से, ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितने टाइप के सेक्टर्स हैं? पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है हमारा टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो ये इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स हैं। ये तीन सेक्टर्स क्या है? हमारी प्रोडक्शन यूनिट है हमारी इकोनॉमी की। तो ये क्या करते हैं, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जब ये तीन सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इन एन अकाउंटिंग ईयर, तब उनकी जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम जीडीपी एमपी। और जिस मेथड से करते हैं हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। अब इसको वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोला जाता है उसका भी रीजन हम समझते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने से पहले हमें कुछ टर्म समझने पड़ेंगे जो हमारी मदद करेंगे आगे कैलकुलेशन में। तो सबसे पहली चीज आती है वैल्यू एडेड, जिससे हमारा जो मेथड है वो बनता है। तो वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो भी आउटपुट निकला उसकी जो वैल्यू निकली, मतलब कि प्राइस, सीधा सा मतलब होता है जो सेल्स करी हमने उसका प्राइस माइनस होता है जिससे इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो हम समझ लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द It refers to the market value of all the goods and services produced by firm during an accounting year. Market value लिखा हुआ है मतलब कि मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब मार्केट प्राइस। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में फर्म ने प्रोड्यूस करी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द टोटल सेल्स, मतलब कि जितनी भी सेल हुई उसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होती है हमारी, ये बिक गई हुई सेल्स होती हैं, मतलब कि ये फर्म के पास अब बची नहीं, ये बिक गई क्योंकि इस पर अब क्या लग गया? मार्केट प्राइस लग चुकी है। दूसरी तरफ आती है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? कॉस्ट इंकर्ड ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो हमने पढ़े थे ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे हम, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में जो इंकर्ड हो जाती है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कॉस्ट।
वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को क्यों घटाया जाता है? वैल्यू एडेड निकालने के लिए, क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से निकाला जाता है कि जो हमारे जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है, इसमें से जो हमारे गुड्स पहले से इंक्लूड हो चुके हैं, पहले से एस्टिमेटेड कर गए हैं, उनकी डबल वैल्यू ना निकल जाए, इसीलिए इंटरमीडिएट कॉस्ट को यहां से माइनस करा जाता है। दूसरी तरफ आता है हमारा वैल्यू एडेड क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो हमने फॉर्मूला लिखा वो ही हम डेफिनेशन में लिख देंगे। अब इस बार चूंकि आपका एमसीक्यू पेपर होना है, तो इस वजह से आपको 1 मार्क्स में ऑप्शनल में मतलब 4 ऑप्शंस में आपको ये पूछ सकता है कि इसकी पहले डेफिनेशन दे देगा, अब इन चारों में से ये क्या है। ठीक है, इस तरीके से वो पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, डेफिनेशंस, छोटे छोटे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू एडेड इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। टोटल वैल्यू गुड्स सर्विसेज की जिसमें हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को घटा दे रहे हैं। ठीक है, क्यों निकाली जाती है? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम जो हमारी, इट इज द प्रिकॉशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है। चेंज इन स्टॉक क्या है? These are the items which remains unsold, it is added to the firm inventory। अब जो हमारे जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो क्या है? वो सोल्ड हो चुके हैं, उन पर मार्केट प्राइस लग चुका, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पर मार्केट प्राइस नहीं लगता है, वो फर्म की इन्वेंटरी में स्टॉक बनकर रह जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं चेंज इन स्टॉक। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट जब हम निकालते हैं, तो उसमें से हमारे कुछ सेल्स प्लस हमारे चेंज इन स्टॉक दिया होता है क्वेश्चन में, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चेंज इन स्टॉक क्या है। तो चेंज इन स्टॉक क्या है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होगा, या तो डायरेक्टली आपका चेंज इन स्टॉक दिया होगा, तब आपको इनको इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द सेल्स प्लस स्टॉक। कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी होंगी, इसीलिए मैं आपको पहले से बता देता हूं। अब हम एस्टिमेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम की, कैसे नेशनल इनकम निकाली जाती है। यहां पर हम निकालेंगे वैल्यू एडेड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड कैसे निकाली जाती है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, हमें प्रोडक्शन यूनिट्स को लेना है अपने प्रोडक्ट मेथड में, तो हम क्या करेंगे? हम वो प्रोडक्शन यूनिट्स लेंगे जो अभी हमने 3 सेक्टर्स पढ़े थे उनमें से। ठीक है, हमने पहला किसको ले लिया? फार्मर को, जो किससे है? प्राइमरी सेक्टर से है। बीच के दो जो हमारे फूड प्रोसेसिंग और फूड आइटम्स को बनाने वाले, वो दोनों हो गए हमारे क्या? वो हो गए हमारे सेकेंडरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फोर्थ हो गया हमारा शॉपकीपर, जो क्या दे रहा? सर्विस दे रहा। ठीक है, अब भाई साहब इसमें हम क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब फार्मर ने पोटैटो उगाए, एग्जाम्पल के लिए हम पोटैटोज ले लेते हैं, उसने कितने पोटैटो बनाने मतलब उगाने में कितने खर्च करे? 500 रुपए खर्च करे। ठीक है, उसने सीड खरीदे थे या फिर उसने खाद वगैरह सब कुछ खरीदे थे, किसके? कितने? 100 रुपए के खरीदे थे। तो हम क्या कर देंगे? जो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकल कर आई 500 रुपए, उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट से जब हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? हमारी निकल के आएगी वैल्यू एडेड, मतलब कि कितनी उसमें वैल्यू ऐड हुई, हमारी प्रोडक्शन में कितनी वैल्यू ऐड हुई। इन इंटरमीडिएट कॉस्ट को उसको हटा देंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगी नहीं तो। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग क्लीनिंग। फूड प्रोसेसिंग क्लीनिंग हुई, मतलब कि वहां पर पोटैटो को ले जाया गया, उसको साफ वगैरह करा गया, तब उसने कितने लिए? तो उसकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी निकल गई? 700 रुपए। लेकिन उसने पोटैटो फार्मर से कितने की खरीदे थे? 500 रुपए की खरीदे थे पोटैटो। तो उसने क्या करी? इंटरमीडिएट कॉस्ट की कितनी हो गई? 500 हो गई। अब वो क्या करेगा? जितनी उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आई उस इंटरमीडिएट कॉस्ट से माइनस कर देगा, तो उसका वैल्यू एडेड कितना आ गया? 200 रुपए, 200 रुपीज। थर्ड आ गया हमारा फूड आइटम्स, मतलब कि अब वो चला गया किसमें? फूड आइटम्स बनने में, चिप्स वगैरह बन गए, फिंगर्स बन गए, फ्रेंच फ्राइज बन गई उनकी, तो वो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी निकल के आई? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज निकल के आई। तो 1000 रुपीज निकल के आई, तब उसने जो फूड प्रोसेसिंग वाला आदमी था जिससे उसने क्लीनिंग वगैरह करवाई, तो उसने उससे 700 रुपए मतलब 700 रुपए में खरीदे थे वो आलू जो है, वो अच्छे क्वालिटी के आलू 700 रुपए में खरीदे थे, तो उसने 700 रुपए उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई।
तो वो 1000 में 700 रुपए माइनस करेगा तो कितने हो जाएंगे उसके 300 रुपीज हो जाएंगे। अब आ जाते हैं शॉपकीपर पे। शॉपकीपर ने क्या करे, इन सारी चीजों को पैक्ड फॉर्म में शॉपकीपर ने खरीदे। अब शॉपकीपर उसका प्राइस कितना लगाएगा, 1500 रुपए लगाएगा। लेकिन उसने इन फूड आइटम बनाने वालों से कितने रुपए में खरीदे, 1000 रुपए में खरीदे। तो 1000 रुपए उसके इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गए। अब वो जो फाइनल आउटपुट है वो कितने में बेच रहा है, वो 1500 रुपए में बेच रहा है। तो 1500 रुपए माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। तो 500 उसके वैल्यू एडेड हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एडेड को सबको हम प्लस कर लेंगे, तो जो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसमें जितना भी वैल्यू एडेड हुआ वो कितना हो जाएगा, हमारा 1400 रुपीज हो जाएगा। इसको डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली ऐसे होगा हमारा कि जो हमारा टोटल निकल कर आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट का कितना आया 3700, उसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट से कितना आया 2300, उससे जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 1400 आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला हमने, ये ग्रॉस फॉर्म में भी हो सकता है, ये नेट फॉर्म में भी हो सकता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे ग्रॉस फॉर्म में कैसे और नेट फॉर्म में कैसे। ठीक है, अब जो हमारा प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालने का जो मेथड है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, समझिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हम पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने निकाल लिया, उसी वो किसके इक्वल होता है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये दोनों मार्केट प्राइस पर है और ये ग्रॉस फॉर्म में है और ये दोनों डोमेस्टिक टेरिटरी द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। अब सबसे पहली चीज तो जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो होती है हमारी एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी होती है, ये एक स्टैंडर्ड है जो कंट्री लेती है किसके लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए। कभी भी क्वेश्चन में आता है, चाहे वो इनकम मेथड से आप निकाल लो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लो, चाहे आप वो प्रोडक्ट मेथड से निकाल ले हो, आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या निकालना है, आपको एनएनपीएफसी निकालना है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। एनएनपीएफसी इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब भाई जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया, मतलब कि जीबीए एमपी जीडीपी एमपी है, तो जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया। अब उसको कन्वर्ट कैसे करना है एनएनपीएफसी में नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन करेंगे तो वो नेट फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या आएगा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी को जब हम एनडीपी एमपी माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा एनडीपीएफसी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर हम इसको कहते हैं नेशनल इनकम। अब ये जो हमारा एनडीपीएफसी होता है ये होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। क्या होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, इट इज दी डोमेस्टिक इनकम। और जब हम इसमें एनएफआईए प्लस कर देते हैं तो ये हो जाती है हमारी नेशनल इनकम, ये हो जाती है हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। कभी भी क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द डोमेस्टिक इनकम, तो आपको क्या फाइंड करना है एनडीपीएफसी। कभी भी पूछा गया नेशनल इनकम फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड करेंगे एनएनपीएफसी। लेकिन अगर पूछा जाता है जीडीपी एमपी निकालो, जीएनपी एमपी निकालो, तो आपको वही निकालना है जो पूछा गया है। ठीक है, जीडीपी एमपी पूछा गया तो जीडीपी एमपी निकालना, जीएनपी एमपी निकालना है तो जीएनपी एमपी निकालना। ठीक है, ये है क्या बोलते हैं नेशनल इनकम निकालने के फॉर्मूले। ठीक है, अब हम एक सवाल से समझते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इससे आप प्रोडक्ट मेथड पूरा समझ जाओगे। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, किस पर निकालना है, मार्केट प्राइस पर निकालना है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही है, तो सबसे पहले हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं। वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये दी हुई है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारे पास ये है। ठीक है,
इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे इससे, तो क्या होगा, देखो प्राइमरी हम इन सबको प्लस कर देते हैं पूरा, ठीक है, पूरा पूरा जब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 1300, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, तो 400 100 और 50, इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने पर हमारे पास कितना आएगा 550 आएगा। अब जो 550 हम 1300 से जब माइनस कर देंगे, ठीक है, 1300 से 550 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल कर आए, तो 750 जो आएगा ये होगा आपका क्या GVAMP। आपको वहां पर पूरा पूरा लिखना है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको पूरा पूरा लिखना है कि GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 750 आया, ठीक है। तो 750 पहले वाले का आंसर हमने निकाल लिया, कितना 750। यहाँ पर हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया मार्केट प्राइस पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा GDPMP, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 750 जो निकाला वो हो गया हमारा GDPMP। अब हमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास कि GDPMP को हमें NDPMP में चेंज करना है, NDPMP से हमें NDPFC में चेंज करना है, NDPFC से NNPFC में चेंज करना है। NNPFC क्या होता है हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NNPFC नेशनल इनकम, जो मैंने आपको बताया कि NNPFC से हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे। हमारा 750 GDP निकल के आया था, GDPMP निकल के आया था, हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है डेप्रिसिएशन, तो -80। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो -50 प्लस 20, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें क्या करना है NFIA करना है, तो +10 -20, ये हमारा बन गया। अब हम इसको प्लस कर देंगे, देखो जो हमारे प्लस प्लस वाले हैं पहले प्लस उनको कर लेते, 750 + 20 + 10 कितना हो गया यहाँ पर हमारा 780। अब हम माइनस वालों को कर लेते, -80 -50 -20 कितना हो गया यहाँ पर हमारा -50, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 630 जो आएगा वो होगी हमारी NNPFC या फिर नेशनल इनकम या फिर NNPFC, तो 630 यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे प्रोपोर्शंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन करने में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा वैल्यू ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जो हमारे सेकंड हैंड गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू का जो परचेजिंग और सेलिंग होता है वो इंक्लूड नहीं करा जाता है, क्योंकि वो पहले से ही प्री इंक्लूडेड हो चुका है हमारा नेशनल इनकम में, ठीक है, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है कमीशन अर्न्ड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड। जो हमने कमीशन ली, हमें एक सेल्समैन ने कोई भी गुड्स को सेल करने के लिए कमीशन ली, तो वो हमारी इंक्लूड होती है, क्योंकि उसने सर्विस दी, किसी भी फर्म को सर्विस दी, इसीलिए वो कमीशन इंक्लूड करी जाती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। जो इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है हमारी उसको इंक्लूड नहीं करा जाता है, क्योंकि उससे हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। फोर्थ आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जो हमारा ओनर है उसने जो रेंट दिया अपने हाउस का वो भी हमारा इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो रेंट उसने दिया वो पर्टिकुलर रेंट उसका किससे गया, वो उसका फैक्टर इनकम से गया, इसीलिए वो इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड। जो हमारा इम्प्यूटेड वैल्यू है प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन के लिए, मतलब जो गुड्स हमने प्रोड्यूस करे थे उसका हमने सेल्फ कंजप्शन कर लिया, तो वो इंक्लूड होंगे या नहीं, वो इंक्लूड होंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे थे, तो उन पे तो हम इन्वेस्ट कर चुके ना, तो उन पे इन्वेस्ट कर लिया हमने, इसीलिए जो हम अब कंजप्शन करेंगे तो वो हमने क्या है, वो हमने फ्री में नहीं करा, वो हमने वैल्यू देकर
कंजप्शन करा, इसीलिए वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। सिक्स्थ है हमारा सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड। जो हमने सर्विसेज दी, जो मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी फर्म के, किसी भी हाउस होल्ड के, किसी भी ओनर की वाइफ ने क्या कर दिया, उसमें सर्विस दे दी, तो उसकी वैल्यू इंक्लूड करी जाएगी? तो उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करी जाएगी, क्योंकि वो तो हाउसवाइफ है और वो मतलब ऐसे कामों के लिए वो सर्विस इंक्लूड नहीं होती है। सेवेंथ आती है वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो वैल्यू एडेड होती है गवर्नमेंट सेक्टर की, जो वैल्यू एडेड निकालती है, उसमें सिर्फ हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब कि वेजेस वगैरह गिने जाते हैं, बाकी जो रेंट और इंटरेस्ट वगैरह है वो कुछ इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप प्रोडक्ट मेथड में वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस थे और प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इनकम मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।